गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आपको आज राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया पर बताना चाहूँगी। उस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ा था। इस कक्षा में मेरा यह उद्देश्य है कि जो पूर्व की कक्षा है, जिसको लिए हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं बच्चों, क्योंकि बीच में दीपावली ब्रेक भी आ गया था और कुछ अनावश्यक परिस्थितियां, जैसे मैं बीमार हो गई थी, उसकी वजह से भी आपकी कक्षाओं में देरी हुई। तो जो पूर्व की कक्षा में हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को जो विस्तार से पढ़ा था, उसको मैं इस कक्षा में आपको बिंदुओं में बताना चाहूँगी, पॉइंट्स में बताना चाहूँगी, जिससे कि आप आसानी से राष्ट्रपति की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को याद रख पाएँ। तो बच्चों, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे पहली बात तो है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। तीसरा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है। इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि हेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। चौथा, जितने भी जो मतदान करने वाले मतदाता हैं, वो जितने भी राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको वरीयता के आधार पर अपना मत देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे 4 यदि उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो सभी मतदाता जो मतदान में भाग ले रहे हैं, वो सभी मतदाता उन चारों में बताएंगे कि वो पहली वरीयता पर किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, दूसरी पर किसको, तीसरी पर किसको और चौथी पर किसको। सभी मतदाता अपनी अपनी पसंद के अनुसार चारों उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर वोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो एक निर्वाचक मंडल होता है बच्चों, उसमें कौन शामिल होता है? तो उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें हम दिल्ली और पौंडीचेरी को भी शामिल करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर इनकी यहाँ पर भी विधानसभाएं हैं, तो इनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, आप याद रखें, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। तो यह तो हो गया निर्वाचक मंडल। अब राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मतों का मूल्य निकालने के लिए भी हमारे यहाँ पर एक फार्मूला है, एक सूत्र है। वो क्या है बच्चों? कि प्रत्येक विधायक यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फार्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन, या जिसको आप बटा कहते हो, कुल विधायकों की संख्या इंटू 100। और इस प्रकार से सभी राज्यों की सदस्यों की संख्या निकाल ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद संसद के सदस्य के मत का मूल्य निकालने का भी हमारे यहाँ पर एक फार्मूला है। वह क्या है बच्चों? कि एक सांसद के मत का मूल्य का सूत्र है राज्य के निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का योग। यानी अभी हमने पूर्व में जो फार्मूला के आधार पर विधायकों का मत निकाला था, उन सभी का, प्रत्येक राज्य के विधायकों के मतों के मूल्य का योग, यानी राजस्थान का भी, उत्तर प्रदेश का भी, आंध्र प्रदेश का भी, झारखंड का भी, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो मत के मूल्य निकले हैं, उनका योग बटा या अपॉन जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या। और इस प्रकार से संसद के मत का मूल्य भी ज्ञात हो जाता है। और एक मत का मूल्य जो निकल कर आएगा, उसको जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों के,
उनसे गुणा कर दिया जाएगा और इस प्रकार से सांसद का कोटा आ जाएगा और पूर्व के फार्मूले के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का कोटा भी आ जाएगा। अब यह दोनों कोटे जोड़ने के बाद जो भी संख्या आती है उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है और जो भी संख्या आती है 2 के भाग देने के बाद वह हो जाता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक निर्वाचन कोटा। तो इस प्रकार से बच्चों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में ये निम्न स्टेप्स अपनाए जाते हैं। अब मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी बताना चाहूँगी बच्चों कि जैसे नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, यानी जिनके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं था। दूसरा, राष्ट्रपति पद पर एकमात्र जो चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया गया है। आपको पता है कि जब राष्ट्रपति पद खाली हो तो पहले उपराष्ट्रपति उस पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, परंतु वह भी उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की हमारा संविधान इजाज़त देता है। तो आज तक के इतिहास में एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद पर काम किया है। तो इस प्रकार से बच्चों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बिंदुओं में समझाने के बाद में आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये प्रक्रिया कैसे होती है और राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा। तो धन्यवाद बच्चों। अब अगली कक्षा में भी हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू बच्चों।